नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने इतिहास के पिछले क्लास में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, शिलालेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की और पता चला कि कैसे ये सभी स्रोत हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, दो तरह के साहित्यिक स्रोत हम लोगों को भारतीय इतिहास और इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। तो वो है पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक साहित्यिक ग्रंथ। धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, ईसाई और सभी बाकी जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के अपने अपने जो साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे हिंदू धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आरण्यक, ये वेदांग, ये सभी धार्मिक साहित्य उस समय यानी उस काल के जीवन को, उस काल के लोगों की स्थिति और उस काल के लोगों के प्रशासन के बारे में बताती है। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश, बुद्ध की जीवनियाँ और बुद्ध के शासन के समय, जैसे आपको महाजनपदों की जानकारी, महाजनपद जितने 16 महाजनपद होते हैं उन सभी महाजनपदों के शासक, यहाँ पर रहने वाले प्रजा, ये सभी की जानकारी बुद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इन सबों में मिलता है। जबकि जैन धर्म कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, इसके अलावा भी और सभी बहुत सारे बुक होते हैं, किताबें हैं यानी साहित्यिक ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। आप जैन धर्म में इसके अलावा आप क्या कहते हैं, आपको कालिका पुराण आता है। जैन धर्म में जो साहित्यिक ग्रंथ है उनको हम लोग हमें आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। अलौकिक साहित्यिक ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ, पंचतंत्र के बारे में सबने सुना होगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक कहानियों का भी वृत्तांत है, जीवनियाँ, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, अकबरनामा, बाबरनामा, इसके अलावा हेमचंद्र कृत कुमार पाल चरित्र, नंदीकृत रामचरित्र, ये सभी जो हैं जीवनियाँ हैं जो उस शासकों के प्रशासन को, उनके शासन व्यवस्थाओं को, स्थापत्य कला को दर्शाता है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत हेनसांग के द्वारा लिखी गई सियुकी ने भारत उस समय कैसा था, भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसा था, ये सभी ऐतिहासिक जितने भी स्रोत हैं वो भारतीय इतिहास को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख साहित्यिक रचना, यानी कि जो लौकिक ग्रंथ थे उसमें जो भी ऐतिहासिक रचनाएं थी उसके नाम, रचनाकार और उसकी विशेषताएं। तो पहला है अष्टाध्यायी। ये एक व्याकरण ग्रंथ था, यानी कि जो आज हम व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण, ये संस्कृत व्याकरण
का एकदम क्रमबद्ध, एकदम सिलसिलेवार ढंग से बताया गया था व्याकरण को। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पहला संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। इसके बाद कल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी, ये संस्कृत साहित्य में साहित्य क्या होता है सर? साहित्य होता है किसी भी विषय को या किसी भी क्या कहते हैं आपको भाषाओं में, किसी भी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में जो साहित्य बोलते हैं, एक क्रमवार विवरण साहित्य होता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण राजत रंगिनी में मिलता है, जिसका रचनाकार थे कल्हन। ये कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है राजत रंगिनी में। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका था। महाभाष्य क्या था? जो व्याकरण लिखा था किसने? पाणिनि ने, पतंजलि ने उसी व्याकरण पर एक टीका बनाया और उसको और अच्छे से और डिटेल से बताया। उसके साथ साथ पुष्यमित्र शुंग के शासन का वर्णन भी मिलता है महाभाष्य में। तो ये सभी कुछ लौकिक ग्रंथ हैं या साहित्यिक रचनाएं हैं जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, कल्हन द्वारा राजत रंगिनी, पतंजलि द्वारा महाभाष्य, ये सभी रचनाएं हैं जिसकी अपनी विशेषताएं हैं और जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम विशेष में बहुतों बार पूछा जा चुका है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और ऐतिहासिक ग्रंथों में। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा था, जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र, इससे दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कितने प्राकरण होते हैं, कितने अधिकरण होते हैं, कितने भाग होते हैं। इसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, राजा को कैसे प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए, ये आज भी अर्थशास्त्र, आज भी भारत में होने वाले जो शासन है, जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसको अर्थशास्त्र बहुत अच्छे से बयां करता है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया था, जो गुप्त कालीन शासन व्यवस्था को दिखाता है। बुद्ध चरित्र, हर्ष चरित्र और पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये तीनों जीवनी है जो कि अश्वघोष, बाणभट्ट और चंद्रवर्त दाई द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित्र, हर्ष चरित्र और पृथ्वीराज रासो, ये सभी जब हम आपको अलग अलग शासन काल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि उसके यानी कि हर्षवर्धन यानी पर जो जीवनी था बाणभट्ट ने, उसके विजय वृत्तांत और उसके शासन व्यवस्थाओं को पृथ्वीराज रासो के विजय वृत्तांत और पृथ्वीराज रासो का जीवनी चंद्रवर्त दाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये 10 से लेके 16 तक सभी के सभी गुप्त वंश से संबंधित रचनाएं हैं, जो गुप्त वंश की शासन व्यवस्थाओं को दिखाता है, जिसमें ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी रचनाएं, इतनी सारी रचनाएं कालिदास की है, कालिदास द्वारा रचित है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संहारम और ऋतु संहारम, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में बार बार आ चुका है। मुद्रा राक्षस, गुप्त काल के बहुत सारे जो सिक्के होते थे, गुप्त काल के प्रशासन होते थे, गुप्त काल में प्रजा कितनी संपन्न थी, ये विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस बहुत अच्छे से बताता है। उसके बाद है सर बृहत संहिता। बृहत संहिता वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था, वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था। अगला है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका भी वराह मिहिर के द्वारा ही लिखा गया था। पंच सिद्धांतिका भी वराह मिहिर के द्वारा ही लिखा गया था। तो हम एक में ही कर दे इसको, वराह मिहिर के आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ये सूर्य सिद्धांतम, जो सूर्य के बारे में आजकल बहुत सारी जो जानकारियाँ हम देखते हैं, जो हमको वैज्ञानिक बताते हैं, आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने।
ब्रह्म सिद्धांत और पंचतंत्र। सर पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा कहानियों का संकलन है, जिसमें आपने पढ़ा होगा वो लोमड़ी वाली कहानियाँ, मूसक वाली कहानियाँ। ब्रह्म सिद्धांत जो है वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सभी रचनाएं एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है, जिसमें सूर्य सिद्धांत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दो तो पूछिए ही मत कितना बार पूछा गया है। रेलवे और एसएससी को ये दोनों किताब से पता नहीं कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इसलिए ही इस किताबों को रचनाकार आप ज़रूर याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, केवल उतना ही हम आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट हम रचना और उसके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। तो 17वां है गार्गी संहिता, जिसको कात्यायन ने लिखा था। ये पहला ज्योतिषीय ग्रंथ है। मित्राक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन, मिलिंद पन्हो, नागसेन और उत्तर रामचरित भवभूति। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, जबकि उत्तर रामचरित्र भवभूति ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी रचनाएं एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसीलिए आप इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद बहुत ही फेमस ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत और भगवत गीता वेद व्यासी, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो आप जितना टिक लगाना है लगा सकते हैं। मिताक्षरा एग्जाम में एसएससी ने लगभग 4 से 5 बार पूछा है। मिलिंद पन्नू में किसके बारे में चर्चा होती है, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों जब हम आपको आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और वंश के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस सभी पुस्तकों का चर्चा फिर से करते चलेंगे। इसके अलावा एक रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित, वो सब जानते ही होंगे। हितोपदेश, हितोपदेश नारायण भट्ट द्वारा एक रचित रचना है। इसमें आप लास्ट 2-3 बचे हैं दोस्त, चलिए वो हम बता देते हैं। दोस्तों अगले चरण में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसमें रामचरितमानस तुलसीदास ने रचना की है। नाट्यशास्त्र भरत ने, दशावतार चरित्र क्षेमेंद्र ने, हितोपदेश नारायण भट्ट द्वारा रचित रचनाएं हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। काव्य दर्शन दंडी द्वारा और काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा। जितने भी आपको रचनाएं और उसके रचनाकार और विशेषताएं हमने बताई है दोस्तों, इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा और इससे बार बार आप एक बार रिवीजन कीजिएगा, लिखिएगा, ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ विदेशी लेखक और उसकी रचनाएं, जो कि हमको भारतीय इतिहास और उसके उसके उस समय के शासन व्यवस्थाएं और उस समय भारत में जो होने वाली घटनाएं थी, उसका विवरण हमको मिलता है। पहले हम विवरण करते हैं हेरोडोटस का। इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको काल्पनिक माना जाता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिका को इतिहास में बहुत ही उत्तम दर्जा दिया गया है। और हिस्टोरिका को माना जाता है कि इसी से इतिहास अच्छे से समझा जा सकता है, और इसीलिए हेरोडोटस जिसने हिस्टोरिका लिखा है उसे इतिहास का पिता कहते हैं। द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो मौर्य वंश के इसका में था, इसने इंडिका लिखा, और इसने मौर्य वंश में जैसे कि कितने हाथी, कितने सैनिक, कितने घोड़े थे, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको हम पढ़ाएंगे सिकंदर द ग्रेट, उसके बारे में, फिर उसका राजदूत सेल्यूकस निकेटर और उसका राजदूत मेगास्थनीज के बारे में आने वाले टाइम में ये बताएंगे। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था। जियोग्राफी टॉलमी ने लिखा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसका राइटर नहीं पता है, लेकिन जियोग्राफी का और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी भारत भूगोल के बारे में जानकारी देता है। यानी इतने सारे जो विदेशी लेखकों द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, ये भारत भूगोल और भारतीय इतिहास को समझने में बहुत ही मदद किए हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत।
यानी कि जो विदेशी जो यात्रा करके हमारे देश में आए और हमारे देश के उस समय के शासन व्यवस्था और उस समय की शिक्षा पद्धतियों के बारे में बताए थे। जैसे हेनसांग ने सियुकी, हेनसांग चीनी यात्री था, फाहियान भी चीनी यात्री था। इन दोनों ने जब गुप्त वंश के शासनकाल में फाहियान आया और हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेनसांग ने सियुकी लिखी है, इसका यात्रा वृत्तांत हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से बताता है। फाहियान ने गुप्त वंश और गुप्त वंश के शासकों के बारे में बताया है। इत सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं होती थी, जो गुरुकुल चलता था, जो कुलपति होते थे, उसके बारे में बताया है। दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला जो नालंदा और भागलपुर में है, ये उस समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था और यहाँ पे विदेशी पढ़ने के लिए भी आते थे। जिसमें इत सिंह ने बताया कि नालंदा और विक्रमशिला उस समय दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। अल-बरूनी जो कि अरबी और इब्न बतूता ये दोनों ने अरबी में, अब अल-बरूनी ने तहकीक हिंद, किताबुल हिंद और इब्न बतूता ने रिहला लिखा है, जो कि आपको मध्यकालीन भारत से जस्ट पूर्व जो गुप्त वंश हैं और उसके बाद जो आपको क्या कहते हैं, गुप्त वंश बोलते हैं, नहीं, गुलाम वंश, सॉरी, गुलाम वंश और उसके बाद के जो शासनकाल हैं उसके बारे में चर्चा करती है। रेहला ने भारतीय मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे से बताया है। तहकीक हिंद को मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये सभी पूछा भी जाता है कि तहकीक हिंद किसके द्वारा रचित है, रेहला किसके द्वारा रचित है, सियुकी किसके द्वारा रचित है। दोस्तों, अगले क्लास में हम इतिहास के तीसरे अध्याय में हम साहित्यिक ग्रंथ पे चर्चा करेंगे और साहित्यिक ग्रंथ पे हम फिर बात करेंगे वेद के बारे में, जो कि 4 होते हैं। वेदांग के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में। दोस्तों, इसके बाद हम लोग सीधा आपको आ जाएंगे हड़प्पा पे। हड़प्पा ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, मौर्य वंश, और इस तरह से हम लोग इतिहास में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होगा। बने रहें उपागम एकेडमी के साथ। और दोस्तों, इतिहास की संपूर्ण क्लास, इतिहास ही नहीं, हमने ठाना है कि इस बार CHS, BHU, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल ख़त्म बहुत आराम से निकालना है। दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और इस बार पक्का हम रिजल्ट लेके रहेंगे। धन्यवाद।